हेलो गाइस, माई सेल्फ सत्येंद्र कुमार। आज हम पढ़ने जाएंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। लेक्चर नंबर हमारा शायद 4 होगा। इस लेक्चर नंबर 4 में हम पढ़ेंगे आज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशन किस प्रकार किए जाते हैं। इससे पहले वीडियोस में हमने पढ़ा था पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन किस टाइप से किया जाता है। आज जो हम पढ़ रहे होंगे फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन का फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे। इस टाइप में अपने पास पहला चैप्टर का नाम जो होता है या फर्स्ट टाइप जो होता है उसका नाम होता है अपने पास लैग्रांजेस मेथड या लैग्रांजेस इक्वेशन। अब लैग्रांजेस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो मेथड होता है उस मेथड को नाम देते हैं लैग्रांजेस मेथड, जो कि यूज किया जाता है फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, यहाँ लिखेंगे इट इज यूज्ड टू सॉल्व पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए यूज किया जाता है। और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में लैग्रांजेस इक्वेशन होती कैसी है? ऑफ द फॉर्म, इस प्रकार की फॉर्म होगी उनकी कि कैपिटल P इंटू स्मॉल p, फिर कैपिटल Q इंटू स्मॉल q और बराबर कैपिटल R। यहाँ से सीधा सीधा पता चल रहा है कि P Q में मेरे पास ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनी हुई है। ठीक है, वेयर जहाँ पर कैपिटल P, कैपिटल Q एंड कैपिटल R आर फंक्शंस ऑफ, ये मेरे पास फंक्शंस होते हैं x, y एंड z। ये किसी भी फंक्शन हो सकते हैं। तो इसको हम दूसरी फॉर्म में ये भी लिख सकते थे कि पी एक्स वाई जेड इंटू स्मॉल p प्लस क्यू एक्स वाई जेड इंटू स्मॉल q और बराबर कैपिटल R ऑफ एक्स वाई जेड। बात आती है इसके सॉल्यूशन को किस प्रकार फाइंड किया जाएगा। तो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज गिवन बाय, इसका सॉल्यूशन इस प्रकार दिया जाता है कि फाई ऑफ कॉन्स्टेंट C1, C2 इज इक्वल टू 0 या C2 इज इक्वल टू फाई ऑफ C1। अब वो फाई हो, साई हो, काई हो, जो भी एफ यूज़ करें, हम ये फंक्शन के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं इन कॉन्स्टेंट को। एंड या फिर C1 बराबर फाई ऑफ C2। ये जितने भी मैंने यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स लिखे हैं, ये कॉन्स्टेंट कहाँ से प्राप्त किए जाएंगे इसके लिए लिखेंगे वेयर C1 एंड C2 आर ऑब्टेन्ड बाय यह ऑब्टेन किए जाते हैं dx ओवर p एंड dy ओवर q एंड dz ओवर r। इस इक्वेशन को नाम देते हैं हम लैग्रांजेस सब्सिडरी इक्वेशन। क्या नाम होता है इसका? लैग्रांजेस सब्सिडरी इक्वेशन। इसको कहते हैं हम लैग्रांजेस सब्सिडरी इक्वेशन, या इसको शॉर्ट फॉर्म में हम दूसरा नाम भी देते हैं लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो इस इक्वेशन की हेल्प से हम क्या करेंगे, जो भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर हमको दी जाएगी उसका सॉल्यूशन प्राप्त करेंगे। तो नोट करेंगे पहले इस वाली बात को। तो देखेंगे हमारे पास एक प्रॉब्लम दी हुई है, बोल रहा है सॉल्व दिस इक्वेशन को mz माइनस ny इंटू पी nx माइनस ny lz इंटू क्यू बराबर ly माइनस mx। इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास जो भी p और q के कोफिशिएंट हैं, p और q हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, लीनियर में हमारे पास पहचान होती है लीनियर होनी चाहिए p और q के रूप में, तभी हम इसको यूज़ करते हैं। कभी भी ना ही p इंटू क्यू प्रोडक्ट वाले होंगे। अगर ये इस प्रकार की फॉर्म होगी तो हम इसको नॉन लीनियर कहते हैं, तो हम इस फॉर्म में इसको यूज़ नहीं करेंगे। तो हमारा मेथड आता है 4 बिट मेथड, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी कंपेयर करके p q r एंड फाइंड करने होंगे। तो ऑन कंपेयरिंग विद, तुलना करने पर, ऑन कंपेयरिंग विद कैपिटल P स्मॉल p, फिर कैपिटल Q स्मॉल q और बराबर कैपिटल R। तो यहाँ से मेरे को जो प्राप्त हुआ कैपिटल P mz माइनस ny एंड कैपिटल Q हमको मिला nx माइनस का lz एंड कैपिटल R हमको प्राप्त हुआ ly माइनस का mx। अब ध्यान से देखना इधर, जो P Q R हमको ये प्राप्त हुए इनकी हेल्प से हम प्राप्त करते हैं लैग्रांजेस सब्सिडरी इक्वेशन। जैसा कि आप लोगों को पता है, आपका इवन सेमेस्टर है, 4th सेमेस्टर है या 2nd सेमेस्टर, जिनकी बात करें हम फिलहाल ये 4th सेमेस्टर के वीडियो लेक्चर हैं जो भी हम 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए डिलीवर कर रहे हैं। 4th सेमेस्टर में हमारे पास जो पेपर पूछे जाने वाला है वो कुछ यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव टाइप आने वाला है और कुछ यूनिवर्सिटी में पूछा जाएगा रिटिन। तो जहाँ पर ऑब्जेक्टिव से पूछा जाता है वहाँ पर लैग्रांजेस सब्सिडरी इक्वेशन का ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो हमको लैग्रांजेस सब्सिडरी इक्वेशन प्राप्त करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल पी क्यू आर फाइंड करने आने चाहिए। तो हमको पी क्यू एंड आर मिल चुके हैं, तो हम इसकी सब्सिडरी इक्वेशन बनाएंगे। तो इट्स लैग्रांजेस सब्सिडरी इक्वेशन। तो इसकी लैग्रांजेस सब्सिडरी इक्वेशन क्या बनेगी? वह होगी dx अपॉन कैपिटल P एंड dy अपॉन कैपिटल Q और dz अपॉन कैपिटल R।
तो डी एक्स के डिवाइड में हम कैपिटल पी की वैल्यू जब पुट करेंगे तो वह होगा एम जेड माइनस का एन वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन कैपिटल क्यू मेरे पास होगा एन एक्स माइनस का एल जेड इज इक्वल टू होगा डी जेड अपॉन एल वाई माइनस एम एक्स। मेरे को फाइनली जो इसका सॉल्यूशन लेके आना था, जो भी सॉल्यूशन था, वहाँ C1 एंड C2 कांस्टेंट चाहिए थे और C1 C2 कांस्टेंट प्राप्त होते हैं इस इक्वेशन के सॉल्यूशन से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनका इंटीग्रल करें और किसी प्रकार से C1 C2 दो कांस्टेंट को प्राप्त करके ले गए। अब वो दोनों कांस्टेंट जब भी मिलेंगे तो इसके नीचे सिर्फ x का फंक्शन होना चाहिए था, तो इससे इजीली इंटीग्रेट हो सकता था। यहाँ पर भी यही प्रॉब्लम आ रही है और यहाँ पर भी यही प्रॉब्लम आ रही है। तो जब इस प्रकार की क्वेश्चन हमको मिलेंगे तो वहाँ एल एम एन जो भी कॉन्स्टेंट दिया हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल इन कॉन्स्टेंट को मैं यहाँ पे ऐड करूँगा और डिवाइड में भी ऐड करके ऐड कर दूँगा, तो एक रिलेशन मिलेगा। देखेंगे इधर मैं कुछ कोफिशिएंट ले रहा हूँ, नेक्स्ट लाइन में लिख देते हैं टेकिंग कोएफिशिएंट L, M, N। तो हमको जो मिलेगा वह मिलेगा डी एक्स अपॉन एम जेड माइनस का एल वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन एन एक्स माइनस का एल जेड इज इक्वल टू डी जेड अपॉन एल वाई माइनस एम एक्स। यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई में किया एल डी एक्स, इसमें मल्टीप्लाई किया एम प्लस एन डी जेड, इनको ऐड किया। सेम रूल नीचे लगाएंगे, इसमें एल से मल्टीप्लाई कराएंगे तो होगा एल एम जेड माइनस एल एन वाई, फिर बना प्लस एन, एल के बाद एम से मल्टीप्लाई करेंगे एन एम एक्स माइनस एल एम जेड प्लस इसमें एन से मल्टीप्लाई करेंगे एन एल वाई माइनस एन एम एक्स और हमको लास्ट में मिलेगा। ये कंप्लीट हो गए। अब इनको देखते हैं, जो कि अपने पास टोटल 6 टर्म प्राप्त होनी चाहिए, 2 2 4 फिर 6। इस एल एम जेड से ये एल एम जेड कैंसिल आउट हुआ, इस एल एन वाई से ये एन एल वाई कैंसिल आउट हुआ, एन एम एक्स से ये एन एम एक्स कैंसिल आउट हो गया। तो हमको इस टोटल टर्म के अपॉन में क्या मिला, 0। और जब ये 0 मिला तो मैं इस 0 की कंपेयर इसके साथ कर रहा हूँ, फर्स्ट एंड लास्ट के साथ। तो टेकिंग डी जेड अपॉन एल वाई माइनस एम एक्स इज इक्वल टू एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड डिवाइड वाला 0। और जब हमको 0 प्राप्त हुआ तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई यदि इधर कराई जाए तो हमको यहाँ से प्राप्त होगा एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड बराबर 0। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से मिलेगा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट C1। एक कांस्टेंट तो हमको प्राप्त हो गया और लैग्रांज सब्सिडियरी इक्वेशन की हेल्प से हमको कितने कांस्टेंट प्राप्त करने होते हैं, कम से कम 2, और उन दोनों कांस्टेंट की हेल्प से हम इसका सॉल्यूशन प्राप्त कर लेते हैं। तो देखेंगे, नोट करेंगे इसको, फिर सेकंड कांस्टेंट प्राप्त करते हैं। सेकंड कांस्टेंट के लिए हम इसमें देखो किससे मल्टीप्लाई कराते हैं, जैसे एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया था। अब इसके अंदर जो भी वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जेड, उनसे मल्टीप्लाई करके फिर से सॉल्व करते हैं। टेकिंग कोएफिशिएंट एक्स वाई एंड जेड, और किस फॉर्म में लेंगे इधर देखेंगे, डी एक्स अपॉन एम जेड माइनस एन वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन एन एक्स माइनस का एल जेड इज इक्वल टू मिलेगा डी जेड अपॉन एल वाई माइनस एम एक्स। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई और प्लस जेड डी जेड। जब इनको आप सॉल्व करोगे फिर से नीचे एडिशन 0 आएगा। आप सॉल्व कैसे करोगे, 0 आएगा। यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई हम x से करेंगे, इसमें y से, इसमें z से, इन तीनों को ऐड करेंगे तो फिर से 0 प्राप्त हो जाएगा हमको, ठीक है। अब जब ये 0 प्राप्त होगा तो यहाँ से हम फिर से क्या काम करते हैं, इन दोनों टर्म को एक साथ ले लेते हैं। तो क्या मिलेगा, या चाहे इसके साथ कोई भी एक टर्म ले सकते हो, लेकिन ये रिलेशन हमको सेकेंड कॉन्स्टेंट प्रोवाइड करा देगा, ठीक है। तो टेकिंग क्या मिलेगा हमको, x डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड डिवाइड में 0 इज इक्वल टू डी जेड अपॉन एल वाई माइनस एम एक्स। तो यहाँ से हमको जो मिला वह मिला एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड बराबर 0। तो यहाँ से इसका इंटीग्रल कर देंगे फिर से, तो यह मिलने वाला एक्स स्क्वायर अपॉन 2 वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू C1 अपॉन 2। तो C1 अपॉन 2 के बाद यहाँ से हम क्या काम करते हैं, एलसीएम सभी का 2 आ रहा है, इसको कैंसिल आउट कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट C1। ये कांस्टेंट के बाद यहाँ हम लिखेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन जो भी अपने पास थी ऑफ गिवन इक्वेशन, ये गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय, इसी से ये लिख देते हैं। जो भी सॉल्यूशन होगा अपने पास, कंप्लीट सॉल्यूशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या होता है, फाई ऑफ C1, C2
इज इक्वल टू 0, या ये ना लिख के C2 बराबर 5C1, कोई भी एक लिख सकते हो आप रिलेशन। तीनों ही सॉल्यूशन वैलिड होते हैं, किसी भी एक सॉल्यूशन को हम यूज़ करके इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं पेपर में, ठीक है ना। C2, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में देखना है किस प्रकार का आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है। लेकिन C1 C2 को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। C1 C2 आपके यही होंगे उस ऑप्शन में, किसी और ऑप्शन में ये नहीं दे रखे होंगे। उनमें से किसी एक ऑप्शन में C1 C2 की वैल्यू जो हम निकाल कर लेकर आए हैं वह आ रही होगी, तो अपना ऑप्शन वही टिक हो जाएगा। C2 अपने पास कितना है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 5 ऑफ C1 कितना था मेरे पास, LX प्लस MY प्लस NZ, और ये मेरे पास प्राप्त हुआ पहला सॉल्यूशन, ठीक है। नोट कर लेंगे, एक दो प्रॉब्लम और लेते हैं फिर हम इस लेक्चर को फिनिश करते हैं। तो देखो फिर से हमारे पास एक फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की प्रॉब्लम दी हुई, इसको सॉल्व करेंगे हम विद द हेल्प ऑफ लैग्रांजेस इक्वेशन। तो कंपेयर करते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन। हेयर मैं बिना कंपेयर के लिख रहा हूँ, यहाँ पर मेरे पास कैपिटल P कितना होगा, इस स्मॉल p का कोफिशिएंट, कैपिटल Q कितना होगा, स्मॉल q का कोफिशिएंट, और कैपिटल R कितना होगा अपने पास 5z प्लस 10y माइनस 3x। तो इसकी सब्सिडरी इक्वेशन क्या बनेगी, इट्स सब्सिडरी इक्वेशन, या इसको हम ऑक्सिलरी इक्वेशन भी कहते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन। वह इक्वेशन क्या होगी, dx के अपॉन में आएगी ये वाली वैल्यू, dy के अपॉन में आएगी ये वाली वैल्यू, और dz के अपॉन में आएगा 5z प्लस 10y माइनस 3x, ठीक है। तो इन दोनों को एक साथ अगर लेके सॉल्व करें, dx अपॉन 1 एंड dy अपॉन 3, तो हमको यहाँ से प्राप्त होगा 3dx इज इक्वल टू dy, या dy मेरे को मिलेगा इंटीग्रल 3 कांस्टेंट बाहर dx, मैं इसका इंटीग्रेट कर देता हूँ तो y बराबर मेरे को मिला 3x प्लस कांस्टेंट c1, या y माइनस 3x हमको प्राप्त हो गया कांस्टेंट c1। तो एक कांस्टेंट तो हमको इजीली प्राप्त हो गया इस इक्वेशन के अंदर c1। दूसरा कांस्टेंट हम प्राप्त करने के लिए अब इन दोनों रिलेशन को एक साथ ले लेते हैं, या इन दोनों रिलेशन को एक साथ ले लेते हैं। टेकिंग क्या ले लिया हमने, dx इज इक्वल टू dz डिवाइड में 5z प्लस 10y माइनस 3x। देखो जब भी इस प्रकार की प्रॉब्लम हमको मिलेगी, इस प्रकार की प्रॉब्लम का मतलब यहाँ रेस्पेक्ट इधर किसकी है, x की, यहाँ पर रेस्पेक्ट है हमारे पास z की, लेकिन इस प्रॉब्लम में एक y वेरिएबल भी अपने पास एक्स्ट्रा आ रहा है। जब ये वेरिएबल अपने पास एक्स्ट्रा होगा तो इसका सॉल्यूशन किस प्रकार प्राप्त करेंगे हम, इसको प्राप्त करने के लिए जब भी हमारे पास लैग्रांज इक्वेशन का प्रॉब्लम है तो वह प्रॉब्लम हमेशा इस वैल्यू को कंटेन कर रहा होगा कांस्टेंट c1 के अंदर। देखेंगे यहाँ पे y माइनस 3x अपने को दिया हुआ है, तो हम y माइनस 3x को कितना पुट कर सकते हैं, कांस्टेंट c1। तो हमको यहाँ से जो भी मिलेगा वह मिलेगा dx इज इक्वल टू dz अपॉन 5z प्लस 10c1। अब ये 10c1 अपने लिए कांस्टेंट की वैल्यू कम करेगा और इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो dx का इंटीग्रल हो जाएगा x, इसका इंटीग्रल हो जाएगा 1/5 log 5z प्लस 10c1, और प्लस कांस्टेंट नहीं आ जाएगा c2। तो c2 बराबर हमको यहाँ से जो प्राप्त होगा वह मिलेगा x माइनस 1/5 log 5z प्लस 10, c1 की वैल्यू अपने पास पुट कर देंगे y माइनस 3x, तो अपने पास c2 भी प्राप्त हो गया, c1 भी प्राप्त हो गया, तो कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा। कंप्लीट सॉल्यूशन इज गिवन बाय, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन जो भी होगा वह कितना होगा, c2 इज इक्वल टू 5 ऑफ c1। तो c2 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, x माइनस 1/5 log बेस e 5z प्लस 10 y माइनस 3x इज इक्वल टू 5 ऑफ c1। c1 अपने को प्राप्त हुआ है y माइनस 3x। तो ये अपने पास इस प्रॉब्लम का कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया। तो इस प्रकार हमने देखा फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन किस प्रकार सॉल्व किया जाता है विद द हेल्प ऑफ लैग्रांजेस इक्वेशन। नेक्स्ट वीडियो हम जो डिस्कशन करेंगे वह हमारा मेथड होगा चारपिट मेथड, वह भी सॉल्व किया जाएगा फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, लेकिन वहाँ पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी। तो टेक केयर एंड बाय।